गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग क्लास टेंथ के लिए हमारा जो है लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर सेकेंड है आप लोगों के लिए। तो क्लास टेंथ में जो सेकेंड चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, देखिए बॉन्डिंग का मतलब होता है क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, आप सीधा सा मतलब इसका समझिए कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये आप समझिए होती है अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम्स को क्या कर रखता है, बाइंड रखता है, कंबाइन हेल्ड रखता है दूसरे को। जैसे मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे मिलते हैं, एटम से कम्बिनेशन से। और एटम कंबाइन होते हैं तो उनकी जब वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो वो एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ते हैं, और जो अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ते हैं उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आई? तो केमिकल बॉन्डिंग सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में? तो अब रही बात, जैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये होता क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन के लिए। अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और अगर डिफरेंट एटम्स होंगे तो उसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये तो बात अलग है, तो 9th में लोगों ने पढ़ा था होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि स्कूल बनता है, स्कूल एक सिस्टम है जिसमें बच्चे और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और दोनों के एक दूसरे की जरूरत होती है। बच्चों को नॉलेज की जरूरत होती है, उसके बदले में टीचर्स को क्या करना होता है, टीचर्स अर्निंग करता है। ऐसे ही जैसे कहावत है कि ब्रह्मांड पूरा स्वार्थ पर है, लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। निर्भरता के चक्कर में, डिपेंडेंस के चक्कर में एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ऐसे एटम्स में भी है, एटम्स में भी डिपेंडेंस होने के नाते अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो बातें समझ में आई कुछ? अब कैसा डिपेंडेंस होता है, इनको पैसे की जरूरत तो होगी नहीं, और ना इनको नॉलेज की जरूरत होगी। ऐसे ही कुछ उसी के जैसे मैच करते हैं, या उसी के जैसा इनको जरूरत होता है अपने ऑक्टेट। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी चीजें, तो ये इनएक्टिव है। कैसे हैं? इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी से इनका जुड़ना नहीं है, ये लोग इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब क्या, जो किसी से मतलब जिसका ना हो। बात समझ में आ रही है? इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है। इनका क्या है, ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें इसके पास एक ही सेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन के एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2,8, यानी जितने भी सेल इनके पास अवेलेबल होते हैं वो सारे सेल पूरी तरह से कंप्लीटली फिल होते हैं। तो ऑक्टेट रूल जो कहता है, इनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और ऑक्टेट होने के चक्कर में ये पूरी तरह से क्या होते हैं, कंप्लीटेड होते हैं, मतलब इनएक्टिव होते हैं। तो जैसे बाकी जितने भी एलिमेंट्स सब इन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे सोचते हैं यार कि उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनएक्टिव है, तो अगर किसी तरह से अगर हमारे पास भी ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम भी इनएक्टिव हो जाए। और इसी को फॉलो करते हुए एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, कंबाइन होना चाहता है, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ना चाहता है, क्योंकि दोनों एटम्स को चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत होती है। कैसी जरूरत हुई इनको? कैसी जरूरत? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की जरूरत होती है।
अपने आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की जरूरत करने के चक्कर में, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब ये कंबाइन होते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ते हैं। जब कॉम्बिनेशन होता है इनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। जैसे दो इंसान हैं, दो पर्सन हैं, तो जब उनमें आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाता है। ऐसे ये भी जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंस के लिए एक दूसरे से के साथ जब कंबाइन होते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स से ये परमानेंटली हेल्ड हो जाते हैं, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे स्कूल में समझ लीजिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की आवश्यकता है, और दोनों उसी नेसेसरी के, उसी नीडेड के चक्कर में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जुड़ते तो उनके बीच में एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन भी तो हो जाता है, शिक्षा और गुरु का, शिष्य और गुरु का। अब वो रिलेशन क्या वो टीचर्स को बच्चे 2 ही घंटे के लिए पहचानते जब तक स्कूल में, स्कूल के बाहर उनका अट्रैक्शन गायब रहता है ना, वो अट्रैक्शन परमानेंटली बंधा होता है। हाँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो बात समझ में आई केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसमें एक एटम दूसरे एटम से, सेम या डिफरेंट एटम से क्या होता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में कंबाइन करता है, कंबाइन होता है मतलब जुड़ता है, और जब जुड़ता है तो एक अट्रैक्शन फोर्स से वो बंध जाता है, हेल्ड हो जाता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहां तक हमारे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। क्यों जुड़ते हैं, एटम्स क्यों जुड़ते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में। एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, और जुड़ता है अट्रैक्शन फोर्स से, तो जुड़ता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग। और यही जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं इसके चक्कर में, ऑक्टेट कंप्लीट के चक्कर में, तो एटम से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है। तो यहां तक हमारे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आती हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसी को अब बात करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं, हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल समझिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, आइटम्स एक दूसरे के साथ मतलब टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, आइटम्स सेम और डिफरेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, ठीक है, ड्यू टू दिस दे आर हेल्ड बाई अट्रैक्शन फोर्स विच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। यानी एक एटम जब दूसरे एटम के साथ अपने इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को पाने के चक्कर में जुड़ता है तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स से वो जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो बात समझ में आई, यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एक रास्ता है। कैसा रास्ता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन तक पहुंचने का रास्ता। क्लियर हुआ ना। चलिए अब ये जो अचीवमेंट है, यानी टू अचीव inert gas configuration यानी इनर्ट गैस के अगर हमको पहुंचना है इनर्ट गैस तक, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी उसके लिए एटम्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, और जब कंबाइन होता है तो वो क्या बनाते हैं, अब इनके साथ जुड़ने के 3 रास्ते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है एक रास्ता, हमने आपको क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग एक रास्ता है जिससे एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है। तो कंबाइन होने के मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पाने के लिए जो वे है, रास्ता है, पाथ है, वो 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है, तो सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कौन कौन, पहला आपका
इलेक्ट्रोवैलेंट या इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड फर्स्ट। और सेकेंड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड आपका क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड और सेकेंड आपका कोवैलेंट। और इसी में तीसरा टाइप मतलब सेकेंड से ही मिलता जुलता है, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए बता दे रहे हैं आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक, दूसरा कोवैलेंट और तीसरा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बारी बारी से अब हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, बॉन्डिंग एक ऐसा रास्ता है जिससे होते हुए यानी जिस रास्ते पर चलते हुए एटम्स क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करता है। तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के तीन पाथ हमने बताए, कौन कौन से? पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, पहला फर्स्ट वे, सेकेंड आपका कोवैलेंट और थर्ड उसी से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, ये क्या होता है, ये कौन सा पाथ है, कैसा पाथ है? देखिए नाम से पता चल रहा है आयनिक, तो इसमें होता क्या है, देखिए ये जो रास्ता होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने का, इसमें एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं। इसमें एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के बाद वो क्या करते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करते हैं। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्डिंग आपकी होती है इसमें द बॉन्ड formed by transfer of electrons, यानी जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से होते हैं बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक। अच्छा आयनिक क्या है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है एटम्स के बीच में, ठीक है, तो वो एटम से आयन बन जाते हैं। यानी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, atoms converted into ions, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी वजह से इसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो एटम किस में बदल जाते हैं, आयंस बदल जाते हैं, और इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ गई? अच्छा अब उसी के बाद सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स are called ionic compounds। क्या बोलते हैं इनको हम, आयनिक कंपाउंड्स। तो ये था इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में। यानी क्या सीखा हम लोगों ने ये जाना कि जो पहला रास्ता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ गई? ट्रांसफर होता है। अच्छा ट्रांसफर होने के बाद एटम्स क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं।
ट्रांसफर होने के बाद एटम्स क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, और इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। चलिए आगे की चीजों को हम अब इसी का एग्जाम्पल से हम आपको उसके एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaCl। अब NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या नहीं बॉन्ड पाया जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि सर आप तो जान गए कि इसमें हम लोग कैसे जान पाएंगे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे NaCl की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 11 यानी 281, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी 281 287। दोनों को अपने आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो चाहे सेकेंड आउटर मोस्ट हो चाहे थर्ड आउटर मोस्ट हो, इससे नहीं मतलब है। हमारे आउटर मोस्ट एटम्स के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आप लोग देख कर बताइए कि कौन सा आइटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए सबसे नजदीक है। तो आपको जाहिर से दिखाई पड़ रहा होगा क्लोरीन। क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल एक की जरूरत है, और इसको कितने की जरूरत है, 7। तो रास्ता किसका कठिन है, किसका टफ है, सोडियम का। सोडियम को 8 होने के लिए आउटर मोस्ट में जो है 7 चाहिए, और क्लोरीन को 8 होने के लिए 8 होने के लिए 1 चाहिए। तो देखिए, कहीं से कोई अगर कहीं जुगाड़ होता है तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 देगा, 3 देगा। अब 8 7 इलेक्ट्रॉनों की भरपाई थोड़ी कोई कर पाएगा। तो अभी मैंने आपको समझाया, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ना चाहिए, वो सेकेंड आउटर मोस्ट हो चाहे थर्ड आउटर मोस्ट हो, इससे नहीं मतलब है। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा कि ये लेकर तो 8 नहीं हो सकता, लेकिन देकर 8 हो सकता है। हाँ देखिए, अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे, इसको आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब देखिए 8 दिखाई पड़ा। हाँ, तो यहाँ पर ये 7 नहीं ले सकता, 1 लॉस कर सकता है। अब पूछे सर लॉस क्यों करना पड़ेगा, लॉस करना इसकी मजबूरी है, 7 पाना इसके लिए टफ है। लेकिन अगर एक लॉस कर दे तो सेकंड ना थर्ड में 8, तो सेकंड में तो 8 दिखाई पड़ेगा। हाँ, अभी हमने बताया 8 दिखाई पड़े, अब वो चाहे सेकंड में दिखाई पड़े चाहे थर्ड में दिखाई पड़े, इससे मतलब नहीं है। तो इस अगर थर्ड में 8 नहीं दिखाई पड़ सकता है तो सेकंड में तो 8 दिखाई पड़ सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो वही काम है, इसको लॉस करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये लॉस करना पड़ेगा तो कोई, आप डोनर का मतलब कब है, जब कोई एक्सेप्टर खड़ा हो, यानी दानवीर कब होता है, जब कोई जो है लेने वाला हो, तब उस दानवीर का मतलब होता है। तो ऐसे ही अगर ये लॉस करेगा तो बगल में कौन खड़ा है लेने के लिए, कौन, क्लोरीन। क्लोरीन को केवल एक ही जरूरत है। तो ये देखिए हो गया ट्रांसफर, ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, हो गया ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से देखिए हो गया ट्रांसफर। अब सोडियम क्या करेगा, इसको लुईस सिंबल बोलते हैं। देखिए इसको लुईस 9th में था, आइटम को उसके आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट करना लुईस सिंबल कहलाता है। तो सोडियम के आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 हमने यहां शो कर दिया, और क्लोरीन के आटोमोस्ट में 7 है, तो इस 7 हमने यहां शो कर दिया। अब देखिए होने जा रहा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, लॉस कर दिया। अब जब लॉस कर दिया तो अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं मैं 281, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 287। अब देखिए जब लॉस कर दिया तो अब क्या बचा 2,8, लेकिन लॉस करने के बाद क्या हो गया, अब आइटम, अभी तक आइटम था, ये दोनों आइटम्स थे, दोनों क्या थे, आइटम्स। ये भी आपका आइटम था और ये भी आपका आइटम था, लेकिन अब आइटम से क्या बन गया, आयन बन गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो ये बन गया कैटायन। क्या बन गया, ये कैटायन, ये आपका बन गया कैटायन। और एक्सेप्ट किसने किया, क्लोरीन ने। कितने हो गए क्लोरीन के आटोमोस्ट में, 8 हो गए, 7 था, एक और आ गया सोडियम वाला। अच्छा, जब एक्सेप्ट किया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस।
और माइनस चार्ज आने के साथ ये क्या बन गया, आयन। क्या बन गया, आयन। लीजिए कैट आयनिक है, तो दोनों एटम से किसमें कन्वर्ट हो गए, आयन में, और इसी वजह से इसका नाम है आयनिक बॉन्ड। और कैसे आयन बने, अपोजिट आयन, एक प्लस और एक माइनस। और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, वो भी नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने अपना काम तो कर लिया, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को तो अचीव कर लिया, लेकिन अचीव करने के साथ साथ ये एटम से किसमें कन्वर्ट हो गए, आयन से। अब आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से जब जुड़ेंगे तो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो गई, ये हेल्ड हो गए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो गया, ये कनेक्ट हो गए। तो जब कनेक्ट हो जाते हैं तो अभी तक ये चार्जेबल है, आयंस क्या होते हैं, चार्जेबल होते हैं, अभी तक चार्ज है। और जब एक दूसरे से पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, डिफ्यूज या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करके क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। लीजिए हो गया, इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया, आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने आपसे कहा कि सर पहचानेंगे कैसे, तो आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, देखिए मेटल के आउटरमोस्ट में ऐसा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन मेटल में मोर देन 3 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है ना। सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो यहाँ पर समझना हमको ये है, देखिए ट्रांसफर किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। हाँ, तो यही याद रखना हमको कि अगर कंपाउंड में एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल है तो इसका मतलब वहां पर कौन सा जो है बॉन्डिंग है, कौन सी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग। तो यही हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। अदर एग्जांपल ले लेते, हमने लिया CaCl2 लिया, हमने MgO लिया, हमने KCl लिया। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी टाइप के कंपाउंड्स है, सब में कौन सा बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग। तो बातें समझ में आ गई हो आप लोगों को, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। और कुछ होमवर्क को एग्जांपल्स आप लोग इसके कुछ जो है इसी टाइप में डायग्राम जो है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम इसे बोलते हैं। कौन सा डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बोलते हैं। इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो एग्जांपल्स हमने नीचे लिखे सेम टू सेम ऐसे बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कराइए, आयंस बनाइए, आयंस बनाने के बाद उसको क्या कीजिए, अट्रैक्शन फोर्स से जोड़कर कंपाउंड फॉर्म कर लीजिए। तो बात समझ में आ गई आपको, चलिए। अब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी एक होता है टॉपिक, हाँ, इसी में या आयनिक वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक वैलेंसी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यही चीज है, इलेक्ट्रोवैलेंसी या इसको हम आयनिक वैलेंसी बोलते हैं। क्या होता है, वही चीज है जैसे मतलब आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में एटम जितने इलेक्ट्रॉनों को यूज करते हैं, बात समझ में आ रही है ना, वही उनकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी। सिंपल सी बात है, कोई मतलब जो है सोचने की बात नहीं, जरा दिमाग पर जोड़ रहे। जैसे NaCl है, ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन करके तुरंत जानते, जैसे NaCl है तो NaCl में देखिए सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर 11 281, आटम में कितने इलेक्ट्रॉन 1, यानी ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा 1। तो यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी
ऑफ Na कितना हो गया 1। और क्लोरीन का देखिए कितना था 17287, हाँ यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 1 चाहिए, हो गया लीजिए। यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी Cl की कितनी बनी, इलेक्ट्रोवैलेंसी Cl की कितनी बन गई ऑफ Cl, ये भी आपका बन गया 1। बस सिंपल सी बात है, MgO हमने ले लिया। चलिए एग्जांपल आपको समझाते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या समझ में आ गई, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में एटम्स जितने इलेक्ट्रॉनों को यूज करते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी। जैसे MgO है, आप कॉन्फ़िगरेशन करके जान सकते हैं। एटॉमिक नंबर इसका होता है 12282, मेटल है आटो में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कितने लॉस करेगा 2 लॉस करेगा। बस हो गया आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन देखते हैं 8 होता है, 2 कामा 6। अब देखिए नॉन मेटल है, ऑक्टेट होने के लिए कितने की कमी है 2 की, 2 ही लॉस करेगा 2 ये लेगा। तो बस इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ O ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। बस यही आपको इसमें जानना था, छोटा सा टॉपिक था, हमने क्या बता दें आपको, क्लियर हुआ ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब कैरेक्टर्स इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड में कोई फर्क है, हाँ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स मतलब क्या, जब कंबाइन हो जाएंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, तो उसी को आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा जिस कंपाउंड में, उसे आयनिक कंपाउंड बोल दिया जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स में अगर इसमें हम कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर देखिए, अब आपको समझाते जाते हैं। पहला बात तो आपने क्या देखा, NaCl जब बना तो क्या बन गया था, एटम से आयन बन गया था। हाँ पहला ये है कि दे आर फॉर्म्ड बाय अपोजिट चार्ज आयंस, पहला कैरेक्टर्स है दे आर फॉर्म्ड बाय अपोजिट चार्ज्ड आयंस, यानी कि सिमिलर बने होते हैं, अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला तो हमने समझ लिया था। दूसरा, अब हमने आपको समझाया था कि इनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज होने के नाते स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, यानी दीज आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, strong attraction force called electrostatic force of attraction। हाँ बात समझ में आई, यानी ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से आयंस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसका नाम है क्या, हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के नाते इनके एटम मतलब इनके जो आयंस होते हैं कंपाउंड में वो बहुत स्ट्रांगली टाइट होते हैं, हेल्ड होते हैं, तो इसी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है, यानी दे आर हाइयर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हाइयर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट। फोर्थ है वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, यानी सबसे अच्छा सॉल्वेंट इनके लिए क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में ये बहुत हाईली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर क्या होता है ये आपको कोवैलेंट में समझाएंगे, तो वाटर क्या होता है इनके लिए सबसे गुड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हुआ। फोर्थ ये है, ये चूंकि आयन से बने होते हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ये पास करते हैं। ठीक है, जैसे नमक है NaCl,
नमक सूखे नमक में करंट नहीं पास होगा, लेकिन उसी नमक को अगर फ्यूज मॉल्टन स्टेट में गीला कर दीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, करंट पास होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इनके आयन क्या हो जाते हैं, फ्री होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल स्टेट में होते हैं, यानी जब ये कंबाइन होते हैं, तब तक इनमें चार्ज वो प्लस माइनस एक दूसरे को डिफ्यूज किया रहता है, कुछ आयंस फ्री होते नहीं। लेकिन जैसे इनको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं या इनको मॉडर्न स्टेट में लाते हैं, इनके आयंस, इनका जो बीच का अट्रैक्शन वो खत्म हो जाता है, यानी ना प्लस को माइनस से मतलब होता है, ना माइनस को प्लस से मतलब होता है, दोनों एक दूसरे से फ्री आयन हो जाते हैं, फ्री आयन क्रिएट कर लेते हैं, और वही आयन क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगती है। तो इसी वजह से जो अगला इसका कैरेक्टर्स है वो ये है कि ये अपने मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इनका कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी है कि इनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? दे हैव नो फिक्स्ड जो है शेप और ज्योमेट्री। तो ये था इनके बारे में, ठीक है ना। और बाकी जो कोवेलेंट बॉन्ड है और आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाते हैं। थैंक यू।